बच्चों अगर मैं आज आपसे पूछूंगा कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी चल रही है, तो मेजॉरिटी बच्चा बोलेगा कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कहां जा रहे हैं, पता नहीं प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, गारंटी देता हूं कि अभी इस वीडियो के बाद आप यह महसूस कर जाएंगे कि आपका हाफ ईयरली अच्छा ही जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर 1% मेरी बात में कोई झूठ लगे या लगे कि नहीं सर मजा नहीं आया इस वीडियो को, आज के बाद कभी मत देखना। इतनी बड़ी बात गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो आज इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इस वीडियो के एंड होते होते तक आप इस बात के भरोसे में आ जाएंगे कि आपका हाफ ईयरली का प्रिपरेशन अभी तक जैसा भी हुआ है, पर आप एग्जामिनेशन में फोड़ कर आएंगे। यह बात पक्की है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। समय अगर कम है तो 2x पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोलता हूं, आप 2x पे करना चाहो कर लो, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना। शुरू करते हैं। अब अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपकी कितना समय है, जरा ध्यान से देखकर बताइए। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपकी कितना समय है? तो आप बैठे हैं अगस्त में और 10 दिन के आसपास में अगस्त खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे नहीं वैसे कम बच्चे हैं जिनका अगस्त एंड में होता है, नहीं तो 90% बच्चा ऐसा होता है जिसका हाफ ईयरली सितंबर में होता है या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में या सितंबर के एंड में होता है। तो पहला वो बच्चा जो 10 दिन बच रहा है, इस बच्चे के लिए तो सिंपल है कि भैया आपके पास और ज्यादा कोई उपाय नहीं है, पर पीवाईक्यूज उपाय है। अब पीवाईक्यूज कौन से बनाने हैं, क्योंकि आप पीवाईक्यूज लाओगे कहां से? बड़ा सिंपल सा तरीका है, दो तरीके हैं। पहला, आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी में चले जाइए, और लाइब्रेरी में हर स्कूल क्या करता है, अपने मिड टर्म के पेपर को मेंटेन करके रखता है। हर स्कूल मतलब जो भी अच्छा स्कूल है, 10% टाइप के, 90% नहीं करते हैं मैं मानता हूं, पर जो 10%, अगर आपका 10% में आ रहा है ये स्कूल तो अच्छी बात है। आप स्कूल के लाइब्रेरी में चले जाइए और वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर का एक बुकलेट या कोई मैडम सर से मांगिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिड टर्म वाले चाहिए। आप वो पेपर उठा लीजिए और पेपर उठाकर सारे सवाल बना दीजिए। कम समय में यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है और मिड टर्म में हर बार सवाल रिपीट होते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए 2 मिनट सुनिए और आप ये बात अभी देख लेंगे 10 दिन के बाद। प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, सुने हो? 9th में इसको सॉल्व किए होगे। प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, ज्यादा खुश हुआ टीचर तो बोल देगा प्रूव दैट 3 + √2 इज इर्रेशनल। हां जी, ये सवाल आपने 9वीं में प्रूव किया था। ये सवाल मैं आज लिखित गारंटी यहां देता हूं अपना नाम लिखकर कि ये सवाल तुम्हारे 10वीं के बोर्ड में आएगा ही आएगा, चाहे जो कह लो सो। और पता है, पते की बात बताऊं, मैंने जब 10वीं किया था ना, तो मैंने भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूव दैट रूट 2 इर्रेशनल का सवाल सॉल्व किया। मैंने रूट 2 इर्रेशनल प्रूव किया। मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया वो रूट 2 इर्रेशनल प्रूव कर रहे हैं, और मेरे बच्चे जो पढ़ाए हुए हैं आज वो टीचर बन गए, आज वो भी यही पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। सीबीएसई इज वेरी डैम प्रेडिक्टेबल, वेरी वेरी डैम प्रेडिक्टेबल। बिल्कुल भी कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। कभी कभार कुछ दे दिया तो वो 10-20 नंबर का देगा, पर अन्यथा 80% पेपर इनका 100% प्रेडिक्टेबल होता है। आप आराम से, अगर कोई भी एक सेंसिबल आदमी है, वो तुरंत बता देगा क्या आने वाला है। तो आप पीवाईक्यू से वो आइडिया लगा सकते हैं। देखो, वो आइडिया मैं आपको लगा के दे दूंगा, लेकिन 10 दिन समय में नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम से कम 25-30 दिन चाहिए। जो मैं आपको अभी आगे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास 20 दिन भी है ना, वो स्ट्रैटेजी आप लगा दोगे, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 80-85% से कम ज्यादा इससे लेकर आओगे। मतलब कम से कम 80-85% से ज्यादा ही नंबर लेकर आओगे। ठीक है, अब तो लाइब्रेरी से चले जाओ। पहला ऑप्शन, मान लेते हैं आपके यहां लाइब्रेरी नहीं है, आपका स्कूल वो टॉप 10% में नहीं आता है, लाइब्रेरी में पेपर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप जाइए मार्केट से पीवाईक्यू की किताब खरीद लीजिए। सीबीएसई पीवाईक्यू आपने देखा होगा। सीबीएसई की पीवाईक्यू की किताब में एंड ईयर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 100% सिलेबस। उसमें आपको छांटना होगा कि कौन सा सवाल आपके सिलेबस का है। मतलब सिलेबस मतलब आपके चैप्टर में अभी जो मिड टर्म का जो सिलेबस दिया गया होगा कि मिड टर्म में आधे चैप्टर्स आते हैं, जो टोटल आपका 100% जो पूरा का पूरा बुक है उसका आधा बुक आता है, तो ये आधे बुक में से आपको क्वेश्चन खुद से छांटना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, 10 दिन वालों के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। यही एक ऑप्शन है कि आप पीवाईक्यूज लगाइए, या तो किताब से या तो लाइब्रेरी से, और वहां से आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। तो ये सीबीएसई का मिड सितंबर से अक्टूबर में मेजॉरिटी बच्चों का एग्जाम होता है, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ दीवाने स्कूल होते हैं, मतवाले पागल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दीवाने तो होते हैं, जो अगस्त में ही एग्जाम ले लेते हैं बच्चों का। ठीक है, अब मानते हैं आपका एग्जाम सितंबर में है, तो आपके पास आराम से एक महीना है, 30 दिन है।
अब अगर आपका यहां पर है तो यहां स्ट्रैटेजी काम करेगी, क्योंकि एटलीस्ट एक महीना है जो मैं बता रहा हूं, आप उसको लगा लीजिए, आप खुद लौट कर आएंगे और मुझे कहेंगे। मैं आज इस वीडियो में यह भी नहीं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करो ना, मैं कहूंगा कि तुम ये स्ट्रैटेजी बस याद रख लेना, अपनाना, और जिस दिन ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी काम कर जाए, तुमको दिखेगी एग्जाम में सर ने, हर सर ने जैसा जैसा बोला वैसा आया, तुम खुद आ जाओगे इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर लोगे और पढ़ने लगोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, इसीलिए कहीं नहीं बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब करो ना, तुम स्ट्रैटेजी देखो और तुमको लगे कि हाँ सर ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, मैं इससे काम करा जाऊंगा, और तुम एग्जाम देना, उसके बाद आना, तब तुमको समझ में आएगा ये चैनल कितना इंपॉर्टेंट है। नया चैनल है पर आपके बहुत काम का है। अब देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास समय कम है, सिलेबस अभी बहुत सारा बाकी है, बैकलॉग बढ़ रहा है, और रिवीजन और प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, मतलब यहां पर आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, यही प्रॉब्लम है। अब इसका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भैया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे सबसे बड़ी चीज इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स जाता है। जब आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है या जो टीचर के हाथ में होता है, तो टीचर थोड़ी प्रैक्टिकल के हिसाब से मार्क्स देती ना, टीचर तो आपको पर्सोना देखती है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स में क्या प्रैक्टिकल होगा, कुछ नहीं, पर मैथमेटिक्स में 20 नंबर है, तो वो 20 नंबर टीचर जो देते हैं वो देते हैं कि आपने पूरे साल कैसा परफॉर्मेंस किया। मान लीजिए आप पूरे साल हाफ ईयरली में, मिड टर्म्स में, इंटरनल एग्जाम में आप हमेशा 60% नंबर लेकर आए हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपको इंटरनल में 20 में 20 मिल जाए, देगा ही नहीं टीचर, चाहे लाख माथा पटक लो, नहीं देगा। टीचर हमेशा यहां 60% नंबर जो बच्चा ला रहा है उसको 15 नंबर देता है, दैट्स इट। पर अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशन में हर जगह 85 प्लस लेकर आए हैं, फॉर श्योर टीचर आपको 20 में 20 देगा, क्योंकि उनको भी अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा करना है, ठीक है। हाँ, नीचे वाले बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि मान लो नीचे वाले बच्चों को 20 में 20 दे दिया, और ये जो नीचे वाला जो 60% नंबर लाया, ये बच्चा गया बोर्ड्स में और 40% नंबर लेकर आया, तो उस पर सवाल उठेगा स्कूल पे कि स्कूल इसका मतलब गलत काम कर रहा है, जिस बच्चे का 40% नंबर आया है बोर्ड्स में उसको 20 में 20 दिया है इंटरनल में, ठीक है। तो इंटरनल मार्क्स बहुत मैटर रखता है, और ऊपर से आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस, कॉन्फिडेंस, ये सब तो होता ही होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, सारा का सारा रिवीजन अच्छे से करो, और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाओ, ये बेस्ट सोल्यूशन है। आप भी यही सोच रहे होंगे और यही है भी, परंतु ये गलत है। क्यों? देखो ये आम दुनिया है, ये आम दुनिया है और ये मेंटोस दुनिया है। तो आम दुनिया में यही चल रहा है कि सारे लोग यही बोल रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, हम पीवाईक्यू लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। अरे भाई सही बात है, ऐसा नहीं कि गलत है, इससे भी रिजल्ट निकलेगा, पर ये तो तब निकलेगा ना जब आप हाईली सेंसिटिव बच्चे हैं, हाईली एकदम फोकस्ड बच्चे हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप दिन रात पढ़ाई करते हैं, तभी तो सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी तो पूरा रिवीजन भी कर लोगे एक बार एटलीस्ट, और मॉक टेस्ट पीवाईक्यू सब लगा लोगे। क्योंकि इतने समय में प्रैक्टिकली मैं जानता हूं नहीं पॉसिबल है, और क्यों नहीं पॉसिबल वो भी डेटा से बताऊंगा, ऐसा नहीं फीलिंग पे बता रहा हूं ना, अभी डेटा दिखाता हूं और बताऊंगा क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो डेटा से ये स्लाइड इग्नोर कर दो, मत करो सब्सक्राइब, मैं तो कह रहा हूं तुम देखो, पहले सेशन देखो पूरा ध्यान से देखो। तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? हिंदी के जगह पे कुछ का संस्कृत होगा, किसी का पंजाबी होगा, तमिल होगा, तेलुगु होगा, बंगाली होगा, जो भी है, पर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है बच्चों के पास, अंग्रेजी सबके पास रहता है, मैथमेटिक्स होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, ये तो मैंडेटरी 4 सब्जेक्ट है, ठीक। अब इनका सिलेबस क्या है? तो इनका सिलेबस टोटल सारे चैप्टर्स मिला दें तो 20, 14, 13, 20, 20, 87 चैप्टर का सिलेबस है, 87 चैप्टर्स, ये आपका फुल सिलेबस है 10वीं का। अब 87 चैप्टर, और आपके मिड टर्म का हाफ ईयरली का क्या सिलेबस होगा? तो हाफ ईयरली का नाम ही है हाफ ईयरली, मतलब आधा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, तो आधा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 43 से 44, बहुत कम भी अगर कोई स्कूल देगा तो कम से कम 40 चैप्टर का सिलेबस देता है इन हाफ ईयरली। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा स्कूल कब से शुरू हुआ होगा? 10वीं कब से शुरू की होगी? अप्रैल से। अप्रैल के पहले कहीं नहीं शुरू होता, तो अप्रैल भी, और स्टार्टिंग का अप्रैल थोड़ा बहुत इधर उधर बुक मिलना, कॉपी मिलना, टीचर नहीं आई, ये करना वो करना, उसमें अप्रैल निकल जाता है। मई आपका गर्मी छुट्टी में जाता है, ऐसा ही है ना, मई में या जून में जब भी गर्मी छुट्टी मिलती है, 15 दिन की गर्मी छुट्टी मिलती है, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए मिड मई से आपने पढ़ाई शुरू किया, या जून से। अब आपने कब का पढ़ाई किया? जून पढ़ा, जुलाई पढ़ा, अभी 2 ही महीने तो हुए, 2 ही महीने हुए ना, 2.5 महीना मान लो, बहुत ज्यादा तुम्हारा पढ़ाई होगा तो 2.5-3 महीना। एक बात बताओ, 2.5 से 3 महीना मतलब मुश्किल से 70 से 90 दिन, 70 से 90 दिन में तुम 40 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होगे, एक बार रिवीजन कर चुके होगे, और पीवाईक्यू लगा चुके होगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तुम खुद सोच के बताओ, क्योंकि अगर 70 दिन में तुम 40 चैप्टर कर रहे हो, मतलब 2 दिन से कम का समय मिल रहा है तुमको, मान लेते हैं 80 दिन लगाओ, 40 चैप्टर 80 दिन में कर रहे हो, मतलब 2 दिन के अंदर तुम एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट थ्योरी कर रहे हो, रिवीजन, थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, सब कर रहे हो, और इसके साथ स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो।
गुरु प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। मतलब ये बात मुझे शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए तो हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम भी बदनाम है, क्योंकि ऐसी चीजें दे रहा है बच्चों को जो शायद खुद जो बनाने वाले हैं उनको बैठा दिया जाए तो वो खुद ना कर पाए। भाई कैसे करेगा बच्चा? दो दिन के अंदर एक चैप्टर पूरा पढ़ ले, अंडरस्टैंड कर ले, असाइनमेंट बना ले, क्वेश्चन बना ले, पीवाईक्यू बना ले, और इन सब के ऊपर स्कूल का होमवर्क भी कर ले, और स्कूल 8 घंटा अटेंड भी कर ले, फिर कोचिंग भी चला जाए। कहां से, मतलब क्या बात कर रहे हो गुरु? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि एक्चुअली में ये बहुत अच्छी चीज है, देखने में लगती है, लोग यही बताते हैं कि ये काम करो, बट ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। और अगर ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है तो फिर क्या करना चाहिए? पॉसिबल क्या है? नंबर कैसे आएंगे? क्योंकि किसी को तो नंबर आ रहे हैं। अब जिसके नंबर आ रहे हैं वो कैसे ला रहा है नंबर? भाई ये सुनो ध्यान से, ये वाली चीज सीक्रेट है जो आपको किसी ने नहीं बताई। क्या? आप ध्यान से समझो, आपका सिलेबस ऑलरेडी नोन है आपको, और इसके हिसाब से टाइम आपको लिमिटेड है, ये समझ में आ चुका है। अगर टाइम लिमिटेड है तो अब आपको करना क्या चाहिए? अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए हाई यील्डिंग प्रायोरिटाइजेशन पे। मतलब क्या होता है? देखो एक बात समझो, मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल। मैंने भी अपने टाइम पे, ये सवाल मेरे बोर्ड्स में आया था, मेरे हाफ ईयरली मिड टर्म में भी आया था, मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया उनके भी पेपर में आया, और वो स्टूडेंट्स आज टीचर बन गए हैं उनके भी पेपर में आया। मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम जाकर देख लो, अपने स्कूल में जाके पूछ लेना मैडम सर से कि क्या प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे विल से डेफिनेटली यस। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा सोचो, रियल नंबर्स चैप्टर कितना बड़ा चैप्टर है, इसमें HCF सिखाते हैं, LCM सिखाते हैं, वो गंदे गंदे सवाल कि ये दो नंबर्स हैं, इनका HCF LCM एंड प्रूव दैट कि इनका HCF LCM यूनिक है, ऐसा करके आता है ना, जिसमें A और B मान के आप चलते हैं। इतने सारे सवाल हैं, तुम सब बनाने बैठोगे तो डर ज्यादा होगा, सब बना भी नहीं पाओगे, कुछ समझोगे कुछ नहीं समझोगे। मैं अगर तुमको बोलूं कि यार बेटा रियल नंबर अगर चैप्टर है ना तो तू सब मत पढ़, एक मैं बता देता हूं प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल, एक बता देता हूं 3 + √2 या 3 - √2 इस टाइप का सवाल आएगा, इरैशनल प्रूफ कीजिए, और एक HCF LCM निकालने वाला सवाल आएगा। सिर्फ 3 सवाल पे फोकस करो। अब सोच के देखो, बस अपने माइंड में इमेजिन करो, कितना साफ हो गया। कोई चैप्टर वैप्टर नहीं कंप्लीट करना, सिर्फ 3 टाइप के सवाल आएंगे। 3 + √2 इरैशनल, अब यहां 3 + √2 के जगह पे 5 - √3 भी कर सकता है, पर अब आप ये बना लोगे, क्योंकि एक बार अगर 3 + √2 सिखा दिया तो 5 - √3 क्या अलग चीज है? सेम चीज है गुरु, ये भी इरैशनल प्रूफ करना है, इसमें यही इरैशनल है, इसके साथ रैशनल पहले प्लस में था अभी माइनस में है, हो जाएगा प्रूफ। अब समझो, अगर मैं तुमको कहूं यही सिर्फ 3 पढ़ना है बेटा और इससे निकल जाएगा पेपर, और मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, एक्चुअली में तुम पेपर में देखोगे वही सवाल आएगा, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते तुमको पता 12-15 साल हो गए, 15 साल में मैंने कभी आज तक पैटर्न चेंज नहीं देखा। अब कभी किसी साल सुनामी आ जाए वो अलग बात है, मतलब स्कूली वाले पागल हो जाए, बोले कि आज तो हम JEE का सवाल देंगे बच्चों को, वो अलग बात है, पर अन्यथा नहीं होता है कुछ भी ऐसा। तो एक बात समझो मेरी, कि अगर मैंने तुमको इतनी क्लैरिटी से बता दिया कि बेटा यही पढ़ना है, तो तुम्हारा लाइफ कितना सॉर्टेड है गुरु। कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं कोई 10 चीजें नहीं पढ़नी, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फलाना ढिमकाना, नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब नॉइज है। सीधा फोकस वो चीज पढ़ते हैं जिससे एग्जाम निकलता है। क्लियर बात? अगर ये समझ गए, अब लाइफ में कोई टेंशन नहीं। 100% फोकस आप हाई यील्ड प्रायोरिटाइजेशन चैप्टर्स पे डाल रहे हैं, और ये चीज कोई नहीं जानता, क्योंकि इसीलिए तो सारी दुनिया बोल रही है सब पढ़ो, सब रिवाइज करो, सब पे PYQ बनाओ। नहीं करना भैया, सब समय भी नहीं है, 30 दिन में आप यही कर सकते हैं। अब तो वो अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। जैसे मान लो ये तो 2-3 मैंने बता दिया रियल नंबर्स, अब तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि सर इसको करें कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि पॉलिनोमियल्स में इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे बढ़िया तरीका, जो सबसे पहला तरीका है, वो है PYQ। कोई भी इंसान, तुम चाहे मैं, ये बात यहीं से पता कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपके मिड टर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, और मिड टर्म तो हर स्कूल का अलग होता है, परंतु बोर्ड्स तो पूरे देश में एक ही होता है। तो हर स्कूल भी, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, जैसे मैं भी टीचर हूं, अगर मैं अभी यहां वेदांतु में नहीं होता, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा होता, तो मैं कहीं स्कूल में पढ़ा रहा होता। पहले टीचर स्कूल में पढ़ाते थे, तो मैं भी यही दिमाग लगाता कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता बोर्ड्स के, फिर देखता बोर्ड्स में कहां से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को अपने मिड टर्म में डाल देता, ताकि बच्चा मेरा प्रिपेयर हो जाए और वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते। तो मेरा पहला तरीका होता PYQ। ठीक है, मैं PYQ जाता और PYQ में से सारे सवाल खोजता। अब PYQs में होता क्या है, PYQ मिलना मुश्किल है, तो आप, जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप अपने स्कूल जाइए और स्कूल के लाइब्रेरी में चेक कीजिए, पिछले 5 साल का PYQ होगा, मोस्ट लाइकली होता है। जैसे मैं अपने स्कूल में गया था, मेरे स्कूल में मेरे को PYQs मिल जाते थे।
पर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, हो सकता है आपका स्कूल नहीं रखता हो। तो अगर ये पहला तरीका फेल कर जाए, ये मेहनत वाला है लेकिन श्योर शॉर्ट रिजल्ट देगा, पर मेहनत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आप एनालाइज करोगे, पहला तो उसके लिए समय चाहिए और इतनी बुद्धि भी चाहिए कि आप वो पैटर्न समझ पाओ। तो ये तरीका टॉप के 2-4% बच्चे कर पाते हैं, अन्यथा बच्चा नहीं कर पाता। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, अब देखो, और वैसे आपको दूसरा तरीका ये है, इसी पीवाईक्यू में अगर मान लेते हैं आपके पास किताब नहीं, मतलब लाइब्रेरी में आपको नहीं मिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, आपके मिड टर्म का, तो अब आप जा सकते हैं मार्केट में किताब खरीदने। मैंने क्या बोला था, टीचर्स भी क्या करते हैं, मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब खरीदते हैं, जिनमें बोर्ड्स के सारे सवाल पिछले सालों के आए हुए हैं, और वो सारे सवाल बच्चों को मिड टर्म में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे को उनको प्रिपेयर करना है मेन बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो यही किताब खरीदते हैं। और ये किताबों में बहुत अच्छे से लिखा होता है। मैं आपको एग्जांपल, जैसे ये जो फोटो डाला हो ना, ये आर.एस. अग्रवाल का है। आर.एस. अग्रवाल आप लोग इस्तेमाल करते होंगे मैथमेटिक्स में, तो आर.एस. अग्रवाल का ये देखिए, ये फोटो देखिए क्या कह रहा है। फोटो कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, सीबीएसई के 2008 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया। ठीक है, अब उसके बाद देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8, सीबीएसई 2008, और हर बार ऐसा ही सवाल आ रहा है, और इसमें हर बार एक ही सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यार फाइंड द जीरोस पूछेगा ही पूछेगा, और आपसे ऐसे टाइप के इक्वेशंस पूछेगा जो 2008 में पूछा, 2017 में पूछा, 2008 में, 2011 में, 2017, 16, 15, 14, 13, 12, कौन से साल नहीं पूछा यार, हर साल सेम सवाल पूछ रहा है एक ही टाइप का कि भैया जीरोस निकालिए। समझ आई बात? तो अब यहां पर मैं एक ही पेज ला पाया, क्योंकि भाई आप कितना पेज का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, पर आप आर.एस. अग्रवाल या कोई भी किताब खरीदेंगे ना, तो उसमें कई सारे ऐसे सवाल होते हैं, जैसे ये जो प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल, इसके आगे आप देखिएगा 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट हर साल पूछा है। तो आपको दिख जाएगा कि मेजॉरिटी साल पूछे जाने वाले सवाल कैसे हैं, यहां से आप पैटर्न पकड़ पाएंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका, ये थोड़ा आपको चमक रहा होगा। चलिए, अब इसके बाद मैं तीसरा एक और तरीका बताता हूं जो इससे भी थोड़ा और आसान है, जस्ट इन केस मान लीजिए ये आपको नहीं चमका, आप सवाल नहीं बना पाए। ठीक है, तो अब आप क्या काम करेंगे, एनसीईआरटी सबके पास है। मैं मानता हूं कि अगर रेफरेंस बुक नहीं हुआ, कई सारे बच्चे होते हैं यार गरीब हैं, या उनका स्कूल रेकमेंड नहीं करता, या वो आर.एस. अग्रवाल नहीं बनाना चाहते, पैसे नहीं है, नहीं खरीद सकते, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो बच्चा एनसीईआरटी तो खरीदा होगा, हर बच्चे के पास एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज टीचर्स का फेवरेट होता है। जब मैं अपने टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, तो ऑफलाइन कोचिंग में मैं भी बच्चों को जब सवाल देने होते थे तो ऑप्शनल एक्सरसाइज से देता था। पता है क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेज है ना, बड़े बड़े आसान, एकदम हलवा है, तो मेरे को लगता था यार इतने आसान सवाल दूंगा मजा नहीं आएगा, तो मैं जाता था ऑप्शनल में, और ऑप्शनल में गुरु सवाल बड़े अच्छे अच्छे होते थे। तो आप अगर सही में आपको लगता है कि आपके स्कूल वाले आपको टफ सवाल देते हैं, देखो अगर आपको लग रहा है कि स्कूल वाले बहुत आसान दे रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, आप जाओ मस्त एनसीईआरटी पढ़ लो। पर अगर आपको ये फील होता है कि आपके स्कूल वाले आपको टफ सवाल देते हैं, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शनल एक्सरसाइज बना के जाइएगा। हर एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे एक ऑप्शनल एक्सरसाइज होता है, ऑप्शनल एक्सरसाइज बना लीजिए, इसी से ज्यादा सवाल लड़ने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये यहां तक समझ गए। अब मूविंग फॉरवर्ड, ये बात आप इंटरनेट पे भी अगर खोजिएगा ना, तो बच्चा साल दर साल ये बात कहा है, मैं तो टीचर हूं तो जानता हूं, पर बच्चे नहीं जानते थे, पर धीरे धीरे यूट्यूब से जानकारी बढ़ने लगी, तो बच्चा हर जगह ये बात कहता है कि भैया ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाओ, फायदा होगा। आई डिड ऑप्शनल एक्सरसाइज इन माय 10th, वर्कड आउट फॉर मी। Yes, take advice from senior. Optional exercise are not as optional as they seem and they are actually tested on good luck. ठीक है, सो बच्चों को सवाल दिखते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज के, तो आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, एंड देन चौथा जो सबसे चीज है, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस योर टीचर रिपीटेडली मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट। कई सारे स्कूलों में टीचर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि सब स्कूल में खराब होते हैं। ये पहले 3 जो तरीके थे ये वाले सारे, ये तब हैं जब आपको टीचर नहीं बता रहा, पर कहता है पता है बहुत सारे स्कूल में टीचर्स एक्चुअली में बता देते हैं कि यार देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। और अगर टीचर बोल रहा है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, मतलब ये फिक्स्ड बात है कि वो एग्जामिनेशन में वो सवाल देगा। यहां पे बस गलती थोड़ा बच्चों से ये हो जाता है, अब यार क्लास के आम दिनों में कौन ही पढ़ रहा होता है, कौन बच्चा इतना ध्यान देता है कि टीचर के हर क्लास में ये सुने कि टीचर ने कौन से सवाल इंपॉर्टेंट बताए थे। और अगर सुन भी ले तो बेचारा याद कैसे करे, स्कूल में मोबाइल थोड़ी अलाउड होता है कि मोबाइल में सब लिख ले, नोट्स बना के या व्हाट्सएप भेज दे, नहीं होता, तो बच्चा भूल जाता है। पर अगर इन केस अगर आपको याद है, आपने बचपन में बॉर्नवीटा बहुत पिया है, बादाम बहुत खाए हैं, तो अगर आपको याद है कि टीचर ने बताया ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब जरूर पढ़कर जाइएगा, वहीं से सवाल आने के चांसेस है। ठीक है, अब
यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये सब कुछ सुनने के बाद हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर आपने बताया तो सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप हमें थोड़ा वो सवाल ही बता देते या दिखा देते या उसका कुछ पीडीएफ दे देते या कुछ तो ऐसा कर देते जिससे कि हमें वो सवाल मिल जाता और हम उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेते तो बड़ा मजा आ जाता। अब मैं समझ रहा हूं कि तुम हिचक के बोलोगे क्योंकि तुम सोच रहे हो अरे सर ये कुछ ज्यादा ही हो गया मांगने के लिए, पर कोई बात नहीं। देखो यार, तुम जिस स्थिति में बैठे हो ना, जहां 10वीं में बैठे हो, मैं समझ सकता हूं कितना प्रेशर है, क्योंकि 10वीं बोर्ड एग्जामिनेशन पूरी दुनिया चिल्लाती है यार कि 10वीं सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया चिल्लाए ना चिल्लाए, क्या कहते हैं, एटलीस्ट भारत में तो लोग चिल्लाते ही चिल्लाते हैं, माँ बाप तो बहुत चिल्लाते हैं। तो इसलिए 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बहुत है। मैं ये काम आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, आप ध्यान से देखिए, सुनिए। कुछ करूंगा आपके लिए, अभी सुन लीजिए क्या करूंगा। तो पहले सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर्स आपको मास्टर करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, तो हाई वेटेज चैप्टर्स पहले जान लो। तो सारे के सारे चैप्टर्स का मैंने ब्लूप्रिंट निकाल लिया है, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप भी निकाल सकते हैं, पर मैंने तो निकाल ही लिया है। जैसे एमसीक्यू के 18 सवाल आएंगे, असर्शन बेस्ड के 2 सवाल, वेरी शॉर्ट आंसर 5 सवाल, ऐसे करके सारा ये ब्लूप्रिंट है। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आएंगे, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का सवाल आएगा। अब 6 नंबर के सवाल में क्या ये 5 नंबर का एक केस बेस्ड आएगा और एक एमसीक्यू आएगा, या फिर 4 नंबर का एक सवाल आएगा और एक 2 नंबर का आएगा, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको हर वो चैप्टर उसी के हिसाब से पढ़ा दूंगा जो कि जिस वेटेज को रखता है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर मेंसुरेशन में 10 नंबर का, मेंसुरेशन अभी है नहीं पर आपके आगे वाले में आएगा। जैसे इस टर्म में अलजेब्रा सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अलजेब्रा से 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपको इस अलजेब्रा को पूरा कंप्लीट कराऊंगा विथ हाई वेटेज टॉपिक्स, जहां से सवाल सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। सारा कुछ पढ़ाऊंगा तो यार वो तो वैसी वाली बात हो गई कि रोज पढ़ा रहे हैं और लंबा लंबा घंटा जा रहा है, उतना तुम्हारे पास समय नहीं है गुरु। तो वो चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये मैंने साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स में भी निकाल लिया है, साइंस, सोशल साइंस सब जगह निकाल लिया। ठीक है, ये आपको पूरी तरह, और हिंदी और इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, हिंदी तो यार ये लैंग्वेज आ रहा है, थोड़ा खुद से कर लेना। ठीक है, अब आप अगर चाहते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर खुद से निकालना, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाइए, बहुत ही आसानी से सैंपल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, डाउनलोडेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो अब सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो अब आपका फैसला है। हो सकता है आपको ये महसूस हो रहा है सर छोटा चैनल है, बेटा सच बता रहे हैं, जिस दिन गूगल बना था ना और यूट्यूब बना था ना, जिस समय वो बन रहा था, लोग उस वक्त भी इसका मजाक उड़ा रहे थे। आज गूगल और यूट्यूब जैसा कुछ बना पाना भी मुमकिन नहीं है, मजाक तो बहुत दूर छूट गया है कहीं। तो जब बन रहा होता है कुछ बड़ा, तो उस दिन तो वो छोटा ही होता है। हाँ, लेकिन छोटा छोटा बनते बनते जिस एक दिन बड़ा होता है ना, तो जो लोग शुरुआत से उसके साथ होते हैं वो राजा होते हैं। तो इसलिए बस मैं एक ही बात कहूंगा, चैनल के साइज को देखकर जज मत करना। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। अंदर का कंटेंट क्या है, ये तुम्हारा फीलिंग, तुम्हारा मन तुमको बता देगा कि तुमको मजा आ रहा है कि नहीं, तुमको इस चैनल को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, इस टीचर के साथ रहना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, याद रखिएगा, अगर भूल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।